नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चलिए फिर से सुबह के 8:30 बज चुके हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आप लोगों के लिए और भी मजेदार और भी समझदारी वाले प्रश्न लेकर के, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आप जो है अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भैया, जितने लोग आ गए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ फिर से बताना चाहता हूं कि एईडीओ की परीक्षा यहाँ पर है। और इससे पहले देखिए 71वीं बीपीएससी में जो भी छात्र अगर असफल हुए हैं वो अपने हार ना माने। हार मानने का कोई बात नहीं है। देखिए जो सफल हुए हैं वो तो मींस की, जैसा कि मुझसे कई बार छात्रों ने पूछा कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने बार बार कहा कि देखो बेटा, इसकी कट ऑफ 85 प्लस जाएगी, इससे कम मत समझना। जो मैंने इसके बारे में बताया था, मैंने इसकी कट ऑफ बार बार कहा कि 85 से नीचे मत समझना, क्योंकि कितना भी पेपर हार्ड बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो संख्या भी मैटर करता है। अब एक चीज से तुम यहां समझ जाना कि अगर एईडीओ की परीक्षा देने जा रहे हो, इसमें उससे लगभग लगभग 2 गुने लगभग फॉर्म पड़े हैं। अब वैकेंसी उससे छोटी है। ऐसा नहीं कि कटा फिर भाग करके 196 हो जाएगा। मैं कुछ मतलब वो तो 300 है, वो तो देखो 200 नंबर का पेपर होता ही है, ऑलरेडी सी बात है। लेकिन 196 नहीं आएगा, ठीक है। 88 दूनी 176 होता, माफ करिएगा, 176 भी नहीं आएगा। हाँ, कट ऑफ उसका मेरे हिसाब से अगर ट्रेंड देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो है 130 उस जाना चाहिए, 120 से 130 के बीच में। लेकिन अभी पेपर देखने के बाद और बताया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ठीक है, उसकी बात में नहीं जाते। तो देखो बेटा, 85 प्लस मैंने बताया था, यहां पर 88 पॉइंट जो है समथिंग शायद 03 या 30 कुछ ऐसा है, इसका कट ऑफ गया है जनरल वालों। जनरल वालों फोकस करेंगे, बाकी जो फीमेल हैं अनरिजर्व उनका 78 कुछ गया है। तो आप ये समझिए, यहां से आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बेटा एईडीओ को हल्के मत लो, जितना सीरियस हो सकते हो पढ़ाई करो। एक ही चीज इसीलिए डिटेल में पढ़ाई जा रही है, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लाया जा रहा है। 60 दिनों का ब्लूप्रिंट मैंने बता दिया है क्या करना है। एक एक दिन घटता जा रहा है, उस घटते दिनों में मेहनत को घटाओ मत, मन को निराश मत करो, लग जाओ। रिजल्ट आया, मन खराब हुआ, एक दिन बैठना। कल की क्लास में मैंने कहा था एक दिन मत पढ़ना कुछ, क्योंकि कुछ पढ़ाई होगी ही नहीं, मन टूटा होता है। दूसरे दिन कोशिश करो, नहीं हो रही छोड़ दो, जबरदस्ती कोशिश मत करो। लेकिन तीसरे दिन खुद जो है एक टेस्ट सीरीज लेके बैठो, नहीं पढ़ाई हो रही टेस्ट सीरीज लेकर बैठो, अब पढ़ो, क्योंकि जरूरत है। आप एक दिन 2 दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन रोज अगर एक ही तरह से आप छोड़ते चले जाएंगे तो फिर आपका हाथ से भी मौका चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब आप लोगों के लिए ये सब विचार वाली बातें जो है, ये सब आप सभी लोगों के लिए जो है कि कैसे आप में से काफी छात्र मैं जानता हूं जो जिनका मन हल्का हो गया होगा। मैं समझ सकता हूं बेटा, इन सारे दौर से जो है हम भी गुजरे हुए हैं, तभी हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। और आप किसी से कहने लायक नहीं होते, क्योंकि सफलता में 100 साथी होते हैं, सफलता में तुम अकेले जिम्मेदार होते हो। कोई नहीं आता कि मैं इनकी वजह से, कि मेरी वजह से सफलता मिली। तो बस ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, यानी कि जो मौर्यकालीन में कर नीति क्या थी उसकी जानकारी मिलती है। आपको पता है अशोक ने स्तंभ लेख, स्तूप लेख, गुहा लेख, ये जो है तमाम तरह के लेख जो उसने छापे थे। तो बताए उनमें से पूछ रहे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए भैया यहां पर जितना रुक्मिणीदेवी अभिलेख। अगर मैं पूछूं रुक्मिणीदेवी अभिलेख है कहां पर, देखिए प्रश्न ये भी पूछ लेता है कई बार। अभिलेख तो ठीक है, उन अभिलेखों का स्थान पूछ लेता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रुक्मिणीदेवी अभिलेख आपके कहां पर है भैया, नेपाल में। कहां पर, नेपाल में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेलित करिए। ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है, यहां पर आपको बताना। बंधन, आश्रय, संवर, निर्जरा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वो बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं कुछ बताता ना तो वही तो प्रश्न पूछ रहा है। अगर मैं अब इनमें से जो मैं बताना चाहता हूं वही तो प्रश्न है, तो प्रश्न कहां रह जाएगा, मैं बता दूंगा तो। ठीक है, बाकी हाँ, ये जो है जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के सिद्धांत है, तो ये चारों के चारों। ठीक है, ये जाने रहना। चलो आइए बढ़ते हैं, क्या है कैसे है जानते हैं। तो जवाब दिया जाए। चलिए पहले हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया, बंधन। बंधन माने क्या होता है, आप किसी चीज में बंधे हो ना,
देखो बंधन का मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, एक एक चीज का मैं अर्थ समझाता चलूंगा, उससे तुम कनेक्ट करना बस। बंधन में क्या कहते हैं, बंध गए। तो इनमें से बंधन का तुम्हें क्या लिख रहा है, अवशिष्ट कर्मों का जल जाना, कर्म का जीव की ओर प्रवाह, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, या जब जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। तुम देखो बंधन माने बंध जाना, तुम बंधते कब हो, जब किसी से जुड़ते हो ना। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, आपके सामने इसका जवाब है संयुक्त हो रहा, संयुक्त माने जुड़ाव हो रहा है ना। आप जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप किसी से जुड़ते हैं ना, तब आप उसके कहते हैं ना कि तुम इसके प्यार में बंध चुके हो। तो बंध मतलब क्या, हम उसके साथ संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं हमारे विचार मेल खाते हैं। समझ गए। चलो अगला है आश्रव। आश्रव मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा स्रव हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको और सरल अर्थ में बताता हूं कि कुछ ऐसा हो रहा हो जो बह रहा। तो वही क्या है, कर्म का जीवों की ओर प्रभाव, कर्म का जीव की ओर प्रभाव ही इसका आश्रव होता है। संवर क्या है, संवर ये जो है सबसे अंतिम में होता है, ठीक है। यही होता है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, जब ये रुक जाता है और इसका क्या है, निर्जरा का अवशिष्ट कर्मों का जल जाना, नहीं जल जाए। इस पर सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 4 1। अगर आपका जवाब ए है तो सही कर ले, ठीक है। ओके क्लियर। एक एक पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट यहां नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल के संबंध में सत्य नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, जवाब दीजिए कौन सा सत्य नहीं है। यहां पर प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए भी इसका सही जवाब क्या होगा। कल की क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था बिहार जीके को लेकर के कि नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, अन्य साधन। आप में से बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो करते नहीं। और बिहार जीके का मैंने बार बार कहा है कि वो प्रश्न आते हैं, बिहार जीके से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलो देखिए भैया, यहां पर कह रहा है कि राजा का अनुवांशिक हो चुका था ऋग्वैदिक काल। देखो एक होता था ऋग्वैदिक काल, एक होता था उत्तर ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा। यहां पर हम इसकी बात करें जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो क्या है। जी भैया, जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, राजा भूमि का स्वामी होता था, नहीं भैया राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। दरअसल पहले के समय में आपको पता है ना, जो है से सभा, समिति, विदत, ग्रामीण, इस तरह की 4 चीजें थी जो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आप देखोगे कि सभा समिति के महत्व, सभा की महत्व घटती चली जाती है, ग्रामीण गायब हो जाता है, विदत भी लगभग लगभग अपनी जो महत्व खो चुका होता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, जब आप देखो ये सब आप जब बेसिक पढ़ोगे तो आपका ये सब क्लियर होगा, ठीक है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, तो उस समय आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो राजा होता था ना, वो उनके युद्ध का स्वामी होता था, तो भूमि का स्वामी नहीं होता था। बल्कि उसको जो बलि मिलती थी, वो बलि भी अनिवार्य नहीं थी कि आपको राजा को बलि देना है। बलि मतलब उस समय दान के रूप में देखा जाता था, ठीक है। तो वो भी अनिवार्य नहीं था। और जैसे आज के समय में राजा जो सब कुछ है, पहले राजा क्या होता था ना कि ठीक है, एक समिति होती थी, समिति के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते थे, उसके द्वारा एक राजा चुना जाता था। और वो राजा जो है उन चीजों के लिए होता ना कि अब एक व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो सभी चीजों को नियम लागू करे, उसके नियम जो है सभी पर लागू हो, वरना सबका अपना नियम, तो कैसे एक अच्छे तरीके से कोई भी घर, समाज या परिवार या देश चल सकता है। इसलिए कोई ये व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति अकेला निर्णय ना ले, उसके लिए भी कोई एक समिति हो, कोई एक जैसे हमारे मंत्री पर उसी प्रकार कोई चीज हो जो उनको सलाह दे, जो सभी से विमर्श करके सलाह दे। तो इस प्रकार की चीजें उस समय भी थी, ऐसा नहीं था, बस उसका प्रारूप अलग था, ठीक है। तो यहां पर बाकी अन्य सही है कि ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के पंचजन कहा गया। आपको पता होगा 10 राज्य युद्ध भी आपको पता होगा, देखिए वो भी उसी समय की है। ये महिलाएं सब विदत और सभा में भाग लेती थी। जैसे देखो महिलाओं का अगर हम देखें महत्व देखें, मतलब सम्मान देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए महिलाओं के सम्मान में कमी आती गई। वो बात अलग है कि हमने अपने वेदों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, वो बात अलग की है, लेकिन कहानी कुछ अलग है, ठीक है। और राजा का पद अनुवांशिक, हाँ भैया, दरअसल उसके बाद धीरे धीरे जो है, पहले नहीं था अनुवांशिक, धीरे धीरे होता चला गया। चलो पाल वंश के संबंध में यहां पर बताओ, विचार करें। गुजराती कवि सोरढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा था उत्तरापथ स्वामी किसे कहा जाता है। धर्मपाल के लेखों से परम सौगात भी कहा गया। चलो ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धर्मपाल की राज में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जी भैया, ये नाम भी पूछा जाता है कि किसके में थे, का थे, किससे संबंधित थे, किस धर्म से इनका संबंध था, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भी आप लोग को जवाब देना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
यहां पर विचार करके आपको सत्य कथन चुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखो यहां पर पाल वंश की बात हो रही है, ध्यान समझना, एक एक पॉइंट यहां पर जो तुम्हारे सामने प्रश्न है ना, ये अपने आप में तुम्हारे बेसिक जानकारी है, बेसिक फैक्ट्स है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, से बताना है। तो अगर आपका जवाब यहां पर क्या है 1 2 3 यानी कि सारे आपके सही हैं तो सही कर लेना। ये आपके बेसिक फैक्ट्स हो गए भैया, ये आपको इसी से आपके डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। जो यहां पर आप प्रश्न देख रहे हो सेम इसी तरह के डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। इनमें से कोई 2 कथन उठा सकता है, कोई एक कथन पूछ सकता है कि जो है धर्मपाल को कौन सी उपाधि संबोधित किया जाता था, तो उत्तरापद स्वामी से। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल, जी भैया, तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है। चलिए इसका अंग्रेजी बता दूं तरलता जाल का, वरना बहुत सारे बच्चे यहां पर जो है वो समझ नहीं पाएंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, अच्छा बेटा तुम लोग में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आता है, जो 30% पेपर क्वालिफाई करके निकालना है, ये जाने रहना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी से ही निकाल ले जाओगे, तो उस चीज को ध्यान में रख के चलना अपने दिमाग में, कि ऐसा नहीं है कि बस खाली एक तरफ से ही काम हो जाए। इक्वलिटी में लेके चलना है चीजों को, हिंदी इंग्लिश को। ठीक है, चलो बताओ। यहां पर देखो भैया, यहां पर आपसे सही उत्तर पूछ रहा है कि इन चारों में से सही क्या है। लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? चलिए मैं समझाता हूं। इसमें ऐसा होता है लिक्विडिटी ट्रैप में कि जो सरकारें होती हैं, मतलब सॉरी आरबीआई होता है, सरकारें नहीं आरबीआई का रोल होगा, इंडिया के संदर्भ बता रहा हूं, जो ब्याज दरें हैं उस पर बहुत कम कर देता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि मतलब, क्योंकि देखो आदमी ब्याज कब लेता है, अभी मान के चलो मैं कहूं कि ठीक है तुम मुझसे 100 रुपए उधार ले लो, ठीक है, तो मुझे 2 साल बाद तुम मुझे 150 रुपए देना, तो तुम कहोगे 100 रुपए दे, तो तुम मुझे 100 रहे हो ना, तो 150 क्यों लोगे? मैं कहूंगा भाई 1.5 साल की बात है, इतने दिन गुजर रहे हैं, कुछ टैक्स हो जाएगा, कुछ इंटरेस्ट लग जाएगा इस पर, तो भाई इतना क्यों लोगे, कम ले लो। तो कम लो, वो लेने को हिसाब से तैयार है, लेकिन क्या कह रहा है कि कम ले लो तो ले ले। अब मैं कहूँ चलो 100 रुपए ले रहे हो, 102 रुपए दे देना 2 साल बाद, क्या कह रहा है यार तुरंत दो, 2 साल में 2 रुपए बड़ी, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इस स्थिति में आप समझिएगा कि यहां पर जो है तरलता को बढ़ाने के लिए, मतलब मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, जैसा कि आपको पता है एक अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, मैं नाम बता रहा हूं, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है भैया, इन्होंने ही जो है इस स्थिति का सबसे पहले उन्होंने ही वर्णन किया था। ठीक है, अब देखो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब अगर कुछ है तो बहुत आसान था, तीनों था भैया, 1 2 3। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। आप समझना, बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आ जाएगी, अपने पैसे को लोग नगद में रखने का चयन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वे मानते हैं कि जब ब्याज दरें जल्द ही बढ़ सकती हैं तो बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आएगी, और जो इसकी और ज्यादा पैदावार में वृद्धि हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा देखिए मार्केट में जब भी बॉन्ड और ब्याज दर आप देखेंगे तो दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर बॉन्ड महंगा है तो ब्याज सस्ता होगा, ब्याज महंगा तो बॉन्ड सस्ता, यह हमेशा चलता है दोनों में। ठीक है, तो ऐसे लिए ऐसे निवेश से लोग बचने की कोशिश करते हैं और इनकी कीमतों में गिरावट की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो लोग क्यों लेंगे भाई? प्याज कम महंगा हो जाता है जब पैदावार उस हिसाब से नहीं आती है, और डिमांड ज्यादा होता तो महंगा हो जाता। बात समझिएगा बस। और वही चीज है कम ब्याज दर जो मैंने बताया, उच्च बचत दरें। हाँ भैया, इसमें आदमी बचत जो है, जैसे आप बैंकों में जाओगे ना तो वहां पर आपको पैसा रखने पे सरकार ज्यादा परसेंटेज आपको टैक्स दे रही होती है। ठीक है, चलो अगले, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमारे पास रखोगे, ठीक है, बचत दर अधिक उच्च हो जाती है, तो इससे क्या होता है ना, तुम बैंक के पास पैसा रखो तो बैंक उस पैसे को और भी ज्यादा मार्केट में दे सकता है ना। बैंक अपने पैसे थोड़ी ना चलता है यार, बैंक आप ही के पैसे से चलता है। अभी आज तुम बैंक में जो है लेन देन बंद कर दो, कह दो बैंक जितना लोन दिया है, ठीक है, वो एक साइड करके जितना उसके यहाँ जमा हुआ है सबको दे दे, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगा, वो बस रोटेशन पे चल रहा है। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उपयुक्त कथनों में से कितने को भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारियों के रूप में जो है माना जाता है, जाना जा सकता है। ठीक है, देनदारियों के रूप में। चलिए बताइए।
इसे कहते हैं देनदारियों को जो देवता हो उसे देयता, इसे बेसिकली एसेट्स कहते हैं, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स एक एसेट्स होता है, एक लायबिलिटीज होती है, ठीक है, समझ गए। देयताएं हिंदी में क्या कहते हैं, देयताएं, देयताएं। चलो बताइए, मतलब प्रश्न समझना, कह रहा कि केवल इन चारों में से केवल एक, या इन चारों में से केवल दो, या इन चारों में से केवल तीन, या ये चारों जो आपके देयता एसेट्स की सीरीज में, एसेट्स में आते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखो मैं आपको बताता चलता हूं, आप समझिएगा। जो आपका स्वर्ण भंडार होता है, ठीक है, जो आपका स्वर्ण भंडार होता है, मैंने इसको उल्टा बता दिया। एसेट्स तो होता है, एसेट्स का मतलब हो जाता है आपका, हाँ जो एसेट्स होता है, मेरी बात समझना, एसेट्स होता है आपका संपत्तियां, ठीक है। मैंने शायद जो है यहां पर गलत बता दिया था, मतलब लिखा सही था, यहां पर पूछ तो रहा है लेकिन लायबिलिटीज, ठीक है। मैंने आपको शायद हिंदी अंग्रेजी में आप इस पर लायबिलिटीज पूछ रहा है यार, इसीलिए होता है कि चलो, एसेट्स माने संपत्तियां होती हैं और लायबिलिटीज माने देयताएं होती है, ठीक है, ये है इसका सही। चलिए यहां पूछ रहा है, देखो समझो एक चीज को, जो स्वर्ण भंडार होता है ना, ये तुम्हारी संपत्ति होती है, क्या होती है, एसेट्स होती है। ये क्या होती है, ये बैंक की एसेट्स होती है। वही जो जनता के पास जमा करेंसी नोट होता है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये आपकी लायबिलिटीज हो जाती है, लायबिलिटीज, ठीक है। उसका वाणिज्यिक बैंक को प्रदान किए गए ऋण, जो ऋण आरबीआई द्वारा, सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके हो जाते हैं एसेट्स, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि हाँ, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं भारत सरकार को छोड़कर, मतलब भारत सरकार को जो ऋण दिया जा रहा है, माफ करना छोड़ कह रहा हूं, भारत सरकार जो ऋण दिया जा रहा है उसकी बात की जा रही, तो ये भी आपके क्या हो गए भैया, एसेट्स में आ गए, ठीक है। मतलब देखो समझना, इन चीजों से जो है अगले को कुछ मिलना ही है, लेकिन जो जनता के पास जमा करेंसी नोट है वो लायबिलिटीज है, क्योंकि उसमें आप देखे हो तो लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन लेता हूं। तो इसका मतलब क्या, वो स्पष्ट कह रहा है कि भैया इतना रुपए सरकार, आपके पास अगर ये नोट है, जितना वचन उसमें लिखा है, वो उतने का कर्जा आपने जो है बैंकों के ऊपर डाल दिया है, ठीक है, ये बात हो गई। तो यहां पर अगर देनदारी यानी कि देयताएं की बात की जाए तो केवल एक, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल एक, समझ गए, क्लियर। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में आधार वर्ष, जी भैया क्या क्या अर्थ है, आप देखते होंगे कि समय दर समय पर आधार वर्ष जो है बदलता रहता है, ठीक है। संभवतः हर 10 साल पे एक बार जो है आधार वर्ष को बदला जाता है, ऐसा समानता किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि यही नियम बना ही, नहीं, समानतः 10 साल पर किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी 12 साल 13 साल पर भी ये बदले जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ के चलो। यहां पर अगर आधार वर्ष क्या होता है, इनमें से, इन चारों में से कोई इसका सही अर्थ है, ठीक है, तो बताओ। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए भैया आधार वर्ष जो होता है, आप देखोगे कई साइज से, आपका पता है थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, ऐसे तमाम चीजों के लिए आप देखोगे कि एक आधार वर्ष लेकर चला जाता है। जो बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी अपना एक जो है एक स्टैंडर्ड, एक आइडियल पॉइंट रख के चलते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन एक जरूरी होता है, इससे आपको सही होता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्या करो, उसकी गणना के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। जैसे ये देखा जाता है कि देखो जीडीपी दो निकलता है, एक करंट वैल्यू पे निकलता है, एक बेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। तो वहीं पर जो है बेस वैल्यू होता है कि इस साल 2010-11 में जब हम संशोधित करते से, फॉर एग्जांपल अभी की बात है, अभी के शायद 3 या 4 साल पहले की बात है, जैसे जब नई नई सरकार बनी थी उसके शायद 3 साल हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल कर ली। तो उसी समय कहा गया कि अगर आप इस जिस ग्रोथ रेट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ रेट को अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की उस समय की ग्रोथ रेट से कंपेयर करें तो आपका कम है, क्योंकि आपने बेस ईयर चेंज कर दिया है ना। उस बेस ईयर में आप अगर एक सामान 100 रुपए का जोड़ रहे हो, तो उस समय वो एक सामान 60 रुपए का था, यानी 40 रुपए तो वैसे ही आप महंगा कर दें, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जीडीपी वैल्यू ज्यादा दिखेगा,
बात समझ रहे हो? अब बहुत टेक्निकलिटी टर्म हो जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर बेसिक समझ रहे हो तो इतनी मेरी, देखो बेसिक पढ़े होगा तो मेरी बात को समझ गए होगे। नहीं अगर अर्थव्यवस्था सही से पढ़े हो तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था। मैं जितना पढ़ोगे ना, जैसे इतिहास और कहानी की तरह से पढ़ो, और भूगोल को पढ़ना हो तो ये देखो कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, अच्छा हम लोग ऐसे परेशान हैं, अच्छा ये हो रहा है। पॉलिटी पॉलिटी तो पढ़ने में तो थोड़ा सा जो है अपने आप को अपने आप को एक वो बनाओ, वकील बनाओ कि हम वकील बनेंगे, हमारे पास क्या अधिकार, हम कैसे लोगों से ये लड़ सकते हैं कि इन बातों पर लड़ सकते हैं। इतना अपने आप को थोड़ा वो करो। जब राष्ट्रपति या ये पढ़ना हो तो सोचो कि अच्छा राजनीति क्या है देश की, कैसे लोग जो है ये चीजें होती हैं, उसमें टॉपिक वाइज अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उस बेस पे अपने ले जाओ, तब आप बहुत आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है, चलो। निम्नलिखित कौन सा कथन सरकारी व्यय के संदर्भ में भीड़ प्रभाव यानी क्या क्राउडिंग आउट इफेक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलो भैया, ये जो है थोड़ा सा ऐसा वर्ड है कि जो मैं ये कहूंगा, जो थोड़ा सा इसे मैं मॉडरेट प्रश्न रखूंगा, ये बेसिक से थोड़ा अच्छा है, मॉडरेट प्रश्न है ये, ठीक है, ऐसा इजी नहीं है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? क्राउडिंग आउट, देखो यहां पर आउट की बात आ रही है, तो बताओ क्या होगा? जिस सरकार ऐसा सरकारी में जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त होता है। दूसरा कर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए सरकारी व्यय। ग्रामीण शहरी प्रवास के नकारात्मक को करने के लिए किया गया सरकारी व्यय, या सरकारी जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा? देखो इतना तो समझ लो कि बी तो नहीं होगा, ये बहुत आसान था डिलीट करना, कुछ इसमें था ही नहीं। चलो भैया ये भी हटा, सी भी नहीं होगा। अब बताओ ए और डी में से क्या होगा? तो अगर आपका जवाब यहां पर क्या डी है तो आप सही कर, अगर आपका जवाब यहां पर डी है तो सही कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमनद पर विचार कीजिए। पिंडारी हिमनद, सियाचिन हिमनद, गंगोत्री हिमनद, जेमू हिमनद, इनमें से कितने हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? अब ये प्रश्न मैं डाल देता हूं आप लोग के लेवल की तैयारी के हिसाब से, ये पहली बार मैं इस प्रश्न को डालूंगा क्या, हार्ड प्रश्न की श्रेणी में, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है आप लोग अच्छे अच्छे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, अब आप लोग का पता है काम क्या होना चाहिए, यहीं पर आप लोग का काम ये होना चाहिए कि इस क्लास को देखने के बाद आप अपने होमवर्क में साइड में लिखें कि मुझे अब इस हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला के बारे में अपने हर सोर्सेस से, चाहे हमें गूगल की सहायता लेनी पड़े, हमें अपने नोट्स को देखना पड़े, हमें एटलस को खोलना पड़े, इन तीनों चीजों को हम खोल के देखेंगे कि ये है कहां, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नहीं पढ़े तो जानो, डिटेल में जानो। अगर तुम खुद से करोगे ना तो ये बहुत ही मजेदार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं हिंट कि आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो गढ़वाल हिमालय है उसी में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला। कहां पर? गढ़वाल हिमालय, ठीक, उत्तराखंड में। अब ठीक है, इतना तो देखो नाम से ही तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब इसमें से देखो सियाचिन दे रहा है, गंगोत्री, पिंडारी, ये तो इसमें से तुम एक चीज समझ सकते हो कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। तो केवल इसमें से कितने जो है हिमनद से संबंध, अब मैंने जो है स्टेट भी बता दिया, अब तो क्लियर सही कर दो, बताओ। देखो इतना तुम्हें तो बहुत कॉमन होना चाहिए, सियाचिन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है जेमू, नहीं होगा। देखो मैं बहुत बेसिक, अब दो बच रहे मैक्सिमम, यानी कि तुम्हारा सी और डी ऑप्शन गया, अब एक या दो में से होगा। अब तुम्हारे साथ सर पिंडारी और गंगोत्री, आपको लग रहा होगा सर गंगोत्री तो 100% होगा, चलो यानी कि एक तो होगा। अब कंफ्यूजन है सर दूसरा होगा कि नहीं, तो बेटा पिंडारी जो है नहीं होगा, क्योंकि ये पता है ये आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो चौखंबा पर्वत उसके पूरब में स्थित है, तो ये नहीं, ये है मतलब है उत्तराखंड में ही, लेकिन वहां के पूरब में इस पर्वत श्रृंखला संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देव फाइव आईज इंटेलिजेंस का सदस्य नहीं है? चलो भैया, आज देखोगे काफी ज्यादा न्यूज में प्रश्न आते, इसे आप स्टैटिक पोर्शन से आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
चलिए भैया जवाब दीजिए। तो देखिए भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न था। जो सदस्य नहीं है, देखिए आप अगर मैं कहता हूं ना न्यूज व्यूज फॉलो करो तो ये सब प्रश्न आसानी से हो जाए, इसमें कुछ हार्ड ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो आपका 5 आई इंटेलिजेंस बना था, इसमें जो है आपके यूएसए तो है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और है ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो यहां पर बेटा जो नहीं है ना, वो आपका कौन सा है? वो है आपका इंडिया। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास भी रोज की तरह अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी, और आपकी जो है सारी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को खरा उतर रही होगी। क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है आप देखिएगा, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही सटीक प्रश्न है। जो इन प्रश्नों को अगर आप कर ले जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 10 प्रश्न में, अगर आपका 10 में आउट ऑफ 6-7 सही जा रहा है, आउट ऑफ 10, मैं इसलिए बहुत बड़ी क्लास नहीं करा रहा हूं। वो जब पेपर नजदीक आएगा ना, तो मैं वो एक लंबी क्लास लाऊंगा। अभी पहले एक आपका मोमेंटम मैं बना रहा हूं कि आप इसमें कैसे तैयार हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अभी आप रिवीजन, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवीजन करो। मैं इस क्लासेस के जरिए आपको वो चीजें बता रहा हूं। अंतिम में फिर बैठ के हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल मॉक टेस्ट केवल लाते रहेंगे, जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज लाएंगे, इतिहास का अलग, ऐसा मतलब ये सब कुछ है प्लान में। देखिए कितना एग्जीक्यूशन हो पाता है उसमें भी सवालिया निशान है, क्योंकि चीजें करने में जो है थोड़ी सी कठिनाइयां हो जाती है। तो इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट हाँ मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ये सारी चीजें उस तरीके से मैं प्रोवाइड करा पाऊं। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से कल सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्कार। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक चैनल है, जो है आपका क्या, मैं लिख देता हूं, दृढ़ता क्लासेज 31। ठीक है, ये मेरा जो है इंस्टा हैंडल है इस चैनल का, और मेरा पर्सनल भी है KG लव सिंप्लिसिटी के नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट है, वहां पर भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बताइए क्लास कैसे रही कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं वो जो है मेरे काम में आते हैं। और लाइक करने से मुझे लगता है कि हाँ आपको ये चीजें पसंद आई है। नमस्कार।